हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जनरल थर्ड क्लास। लास्ट क्लास में बच्चों हमने जनरल की ट्रांजेक्शन्स करी थी कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, अगर हम गुड्स को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर कोई हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थी, अगर हमारे गुड्स लॉस बाय फायर अगर होते हैं, उसमें कंपनसेशन मिलता है, नहीं मिलता, पार्शियल कंपनसेशन मिलता है, और अगर कोई आप एसेट परचेज करते हैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस कैरिज अगर हम लोग पे करते हैं तो उसका जनरल में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो हमने लास्ट क्लास में किया। तो आज हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे कुछ जिसमें कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट साथ साथ है। तो आइए देखिए आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 19, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहक, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो डेट में आपको पता है कि अगर डेट और ये अगर मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ नंबर डाल देते हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहक, तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहक। अगर गुड्स का जो लिस्ट प्राइस 50,000 है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको पता है कि हम हमेशा परचेजेस या सेल्स को जो रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड करें। तो 50,000 का 20% अगर आप निकालें तो दिस इज 10,000, तो दिस इज 40,000। नरेशन बच्चों आप लोग की प्रैक्टिस हो चुकी है। बी गुड्स परचेज फ्रॉम मोहक, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स लिस्ट प्राइस 50,000 परचेज फ्रॉम प्रभाव एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हमारे कोई भी लिस्ट प्राइस वाला गुड्स है उसमें सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट आने के बाद कैश डिस्काउंट हमेशा उस पार्ट पे होता है जिस पार्ट की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें सारी पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर पूरी पेमेंट कर रहे हैं तो पूरी के ऊपर आप डिस्काउंट लगाएंगे, दिस इज 2,000। तो आपने 38,000 यहाँ पर पे कर दिया, इतना आपका डिस्काउंट हो गया, और ये 40,000 की हमारी क्या आ जाएगी परचेजेस। ठीक है, तो इसमें अगर हम एंट्री पास करें तो बच्चों क्या एंट्री पास होगी, यहाँ पे परचेजेस हमारा 40,000 का आएगा और कैश हमारा 38 का आएगा और डिस्काउंट हमारा कितने का आएगा 2,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, दिस इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 40,000। कैश हम जो पे करेंगे हमेशा डिस्काउंट लेस करने के बाद करेंगे, 40,000 का 5%, तो दिस इज 38,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड and this is 2,000. Narration B goods purchased from Mohan for cash, allow 20% trade discount and 5% cash discount. अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है, और पार्ट पेमेंट हमने कैश या चेक से करी है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य और लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, और इसमें से 40% अमाउंट हमने चेक से पे किया। तो इसमें देखिए हमारा जो लिस्ट प्राइस था दैट इज 50%, ट्रेड डिस्काउंट हमारा है 20%, दिस इज 10,000, और इसमें से 40% उसने पेमेंट चेक से करी है और 60% पेमेंट नहीं करी, तो 40% हो गया 16,000 एंड 60% इज 24,000। जो 40% पेमेंट वो कर रहा है उसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट है, तो दिस इज 800। तो इसका मतलब हमने 50 to 100 की चेक से पेमेंट करी है, ये हमें डिस्काउंट मिला, और ये बाकी के पैसे हमने आदित्य को अभी भी देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो परचेजेस होगी यहाँ पर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, हमारी परचेजेस है 40,000 की, हमने पेमेंट करी है चेक से 50 to 100 टू बैंक अकाउंट, और हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800, और हमने अभी भी आदित्य को कितने पैसे देने हैं, 60% 24,000। और नरेशन वही क्वेश्चन को बी आगे रिपीट करते हैं। बी गुड्स परचेज फ्रॉम आदित्य 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 60% थ्रू चेक। अब उसके बाद अगर मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन पे कहते हैं कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है,
और हम पेमेंट आधी कैश से करते हैं और आधी हम चेक से करते हैं, तो भी जो कैश डिस्काउंट है वो जो बैंक्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इसी के ऊपर बेस्ड फोर्थ पार्ट है हम लोगों का, गुड्स परचेज फ्रॉम आर्ची, लिस्ट प्राइस 50,000, रेट डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5% और पेड 60% की पेमेंट करी और 60% में कहता है हाफ आपने चेक से दिया, यानी कि हाफ चेक से दिया और हाफ कैश पे दिया। तो कैश डिस्काउंट ये नहीं कि जो कैश पे कर रहे हैं उसमें मिलेगा, जो चेक से पेमेंट करिए उसके ऊपर भी हमारा डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो जैसे देखिए आपका यहाँ पे 50,000 था और इसमें पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे, दिस इज 10,000, 40,000 हमारा आ गया और उसमें से 60% हम लोगों ने पे करा, 40% अभी तक हमने पे नहीं करा, तो उसका 60% कितना हो गया 24,000 एंड 40% is 16,000। 60% में कहते हैं कि आधे हमने कैश से दिए और आधे हमने किससे दिए, चेक से दिए। तो डिस्काउंट हमारा 5% है, तो डिस्काउंट दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, दिस इज 5%, 1200, तो दिस इज 22,800। आधे पैसे हमने दे दिए, 11,400 आपने कैश में दे दिया, 11,400 आपने किससे दिया, चेक से। तो यहाँ पर एंट्री होगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ गया 40,000 और 2 हमने कैश पेमेंट कितनी करी है 11,400 और चेक से पेमेंट करी है हमने 11,400। हमें कैश डिस्काउंट मिला कितना 1,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड और हमने 40% पैसे अभी तक नहीं दिए और ये गुड्स हमने किससे परचेज किए, हमने ये गुड्स हमने परचेज किए हैं आर्ची से, तो 40% पैसा अभी भी आर्ची के अगेंस्ट पे ड्यू है, तो टू आर्ची एंड दिस इज 16,000। तो बच्चों इन चारों एंट्री से हमने सीखा कि पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और कैश डिस्काउंट उस पार्ट के ऊपर जाएगा जो पार्ट हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे थे उस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम गुड्स की सेल करते हैं और सेल के टाइम पे कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, कुछ पार्ट पेमेंट हम लोग अगर कर रहे हैं तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 20 है, गुड्स सोल्ड टू अंश, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो आपको पता है कि जो सेल जब परचेज ट्रेड डिस्काउंट के बाद रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्स को भी हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने गुड्स सोल्ड किए अंश को, अंश डेबिट टू सेल्स, तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमने सेल करी थी 1 लाख की, 1 लाख का 20% इज 20,000, तो दिस इज अंश टू सेल्स हमारा होगा बच्चों 80,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू अंश, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव 20%। गुड्स सोल्ड टू हर्ष, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%। तो आपको पता है कि अगर 1 लाख के गुड्स हैं हमारे और उसमें हमारा 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, दिस इज 80,000, तो कैश डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद होगा, इसका 5% 4,000, तो इसका मतलब 76 हमारे पास कैश आएगा। तो सेकंड पार्ट में कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज 76,000 और अगर हम कैश आने पे डिस्काउंट देते हैं, दिस इज डिस्काउंट अलाउ, ये हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट 4,000 और टू सेल्स, सेल्स हमेशा आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज 80,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, डिस्काउंट अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, क्योंकि इसमें सारे के सारे पैसे एक बार में आ गए तो सारे अमाउंट के ऊपर हम लोग को कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अब हम अगला पार्ट कर रहे हैं कि जिसके अंदर की ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है और हम पूरे पैसे नहीं दे रहे, कुछ पार्ट अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, सॉरी। गुड्स सोल्ड टू अर्पित, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10% और 20% की पेमेंट आपको यहाँ पर चेक से आ रही है। तो देखिए आपका जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस इज 1 लाख और हमारा 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, दिस इज 20,000
80,000 आ गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, और जो पेमेंट आ रही है 20% आ रही है, तो इसका 20% आ रहा है, 80% आपके पास नहीं आ रहा। तो 20% इज 16,000, 80% इज 64,000। जो 20% आ रहा है उसके ऊपर हमारा क्या डिस्काउंट है 10%, तो माइनस 10% 1600, तो 14,400 हमारे पास कैश आया, ये हमने डिस्काउंट दिया, और 64,000 से हमारा अदबिल डेटर बन जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी सेल्स। ठीक है, तो गुड्स से हमारे 1 लाख पे पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इसका 20% अमाउंट हम लोगों ने पे किया, जो 20% पे किया उसके ऊपर 10% का कैश डिस्काउंट है, और 80% हमने अभी तक पे नहीं मिले पैसे, वो 80% हमारा क्या हो जाएगा डेटर्स। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4400, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1600, और हमने पैसे लेने किससे हैं अदविल से, तो अदविल डेबिट 64,000 एंड टू सेल्स अकाउंट हमारा कितने का आ जाएगा 80,000, और दरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू अदविल एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अब अगर हमारे को जो सेल में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और हमें कुछ पेमेंट कैश में आ रही है और कुछ पेमेंट हमें चेक से आ रही है। देखिए, गुड्स सोल्ड टू सुहानी, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, रिसीव 60% की पेमेंट मिली है, उसमें से 1/3 चेक से है। तो दिस इज लिस्ट प्राइस इज 1 लाख, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20,000, 80,000 आ गया, 60% वो सुहानी पेमेंट कर रही है, तो 80 का 60% 48,000, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट है 5%, तो 48 का 5% इज 2400, तो 45,600 आप रिसीव कर रहे हो, और उसमें से कहता है 1/3 पेमेंट सुहानी ने हमें चेक से करी है, बाकी पेमेंट हमने कैश से करी है, और बाकी के 32,000 अभी भी सुहानी से नहीं मिले, वो हमारे क्या हो गए डेटर्स, और हमारी सेल कितने की हो गई 80,000। तो इस क्वेश्चन में बच्चों कैश हमारे पास आया 30,400, चेक हमारे पास आया 5200, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 2400, और सुहानी से अभी भी हमें कितने पैसे लेने हैं 32,000, और सुहानी को हमने जो सेल करी है दैट इज 80,000। अभी तक बच्चों हमने किया था कि एक्सपेंसेस की पेमेंट हम कैश पे करते थे, इनकम अगर हमें मिलती थी, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि एक्सपेंसेस हमारे ड्यू हो गए, हमने उसको पे नहीं किया, हमने एक्सपेंसेस को एडवांस दे दिया, इनकम अगर हमने अर्न कर ली अभी तक मिली नहीं है, इनकम एडवांस में मिल गई, या कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट देंगे, ड्रॉइंग्स पे चार्ज करेंगे, तो उसका जनरल में क्या इफेक्ट होगा। तो पहली ट्रांजेक्शन है आपका वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 21, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरी अगर हमारी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, दिस इज 6,000, और अगर हम इसको पे कर देते तो हम कैश को क्रेडिट करते, बट अभी तक हमने सैलरीज को पे नहीं किया, तो दिस इज आवर लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, इस लायबिलिटीज का नाम होगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एंड दिस इज 6,000, नरेशन बी सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह आपने देखा कि कोई भी अगर हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अगर होता है, अगर मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री होगी रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर हमारा कमीशन आउटस्टैंडिंग है तो कमीशन टू कमीशन आउटस्टैंडिंग, और अगर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है डिविडेंड टू डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी हमारा एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम कर रहे हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इसी तरह से वो कहता है आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर 5,000 वाज पेड इन एडवांस, हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस में हमने कोई चीज दे दी, अगर एडवांस में कोई चीज दे देते तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं होता, तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, नरेशन बी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, दिस इज 5,000। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस तो कैश क्यों नहीं किया,
हुआ ये है कि हमने इस साल इंश्योरेंस दे चुके हैं, तो जब हमने इंश्योरेंस की पेमेंट करी थी तो उस मोमेंट पे हमने एंट्री पास करी थी इंश्योरेंस टू कैश। बाद में पता चला कि जो इंश्योरेंस दिया था उसमें से 5000 का इंश्योरेंस हमारा एडवांस किया हुआ, तो जितना एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट। लेकिन जिस वक्त आप पे कर रहे हो और आपको पता है आप एडवांस दे रहे हो, तो उस टाइम फिर आप एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश कर सकते हो। बट इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंश्योरेंस इस साल पे कर चुके हैं, उसमें से 5000 हमारा एडवांस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस। तो ऐसे अगर हम सैलरीज एडवांस में देंगे तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, इंटरेस्ट को एडवांस में दिया, प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कमीशन को एडवांस में दिया तो प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर हमारा कोई एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन का मतलब होता है कि कमीशन हमने अर्न कर लिया बट हमें अभी तक मिला नहीं है। तो अगर किसी से पैसे लेने हैं, हमारी एक एसेट है, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो जस्ट लाइक हमारा डेटर एक एसेट है। तो एक्रूड कमीशन डेबिट 1000 और ये हमारी इनकम है, तो टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन हमारी एक इनकम है, इनकम को क्रेडिट करेंगे, नरेशन बी कमीशन एक्रूड। दोबारा सुन लीजिए, कमीशन हमने अर्न तो कर लिया बट हमें अभी तक मिला नहीं है, तो किसी से पैसे लेने हैं, वो हमारी एक एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं और एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से हमारी इनकम में क्रेडिट करेंगे। ऐसे अगर आपका इंटरेस्ट एक्रूड होगा तो एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अगर आपका रेंट एक्रूड है, एक्रूड रेंट टू रेंट, और भी कोई इनकम जो हमने अर्न कर लिया अभी तक हमें नहीं मिली है तो एक्रूड इनकम टू इनकम। और अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसमें भी क्या होता है कि जब मिला हमें कैश में और हमें पता है कि ये हमें एडवांस मिला, तो उस टाइम पे तो एंट्री पास कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। लेकिन होता क्या है कि जनरली क्वेश्चंस में कि इनकम हमें मिल चुकी है और इनकम मिलने के बाद वो कहते हैं कि जो इनकम मिली उसमें से कुछ पार्ट हमारा एडवांस था। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस आउट ऑफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि जो हमें इंटरेस्ट मिला था उसमें से 1000 रुपए का हमें एडवांस मिला है। तो अगर 1000 रुपए का एडवांस मिला तो हमारी लायबिलिटीज है, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट। इसमें एडवांस इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि जितना एडवांस मिल गया वो हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं क्रेडिट, और जितना इंटरेस्ट हमें एडवांस मिल गया वो हमारी इनकम नहीं है, उतनी इनकम को कम करेंगे तो क्या होगा डेबिट। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको पता है कि ये मुझे एडवांस में मिल रहा है, तो उस मोमेंट पे आप एंट्री पास करेंगे कैश टू एडवांस इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट टू एडवांस इसलिए किया, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस 1000 आउट ऑफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमें पता नहीं 5000 मिला, 10000 मिला, कोई इंटरेस्ट मिल चुका था, उसमें से कुछ हमारा एडवांस है। तो जब हमें इंटरेस्ट मिला था तो उस मोमेंट पे हमने एंट्री पास करी थी कैश टू इंटरेस्ट, और उसमें से जितना एडवांस है उसकी हम ये एंट्री पास करके दिखाएंगे। इसी तरह से कोई और इनकम आपको मिली थी और उसमें से बाद में पता चलता है कि कुछ पार्ट हमारा एडवांस है, तो उसकी एंट्री होगी इनकम टू एडवांस इनकम। जैसे हमारा बच्चों बैंक में अगर अकाउंट है, बैंक अगर हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट देता है तो हमें कैश में नहीं देता, सीधा पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और अगर बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है तो वो हमसे अलग से कैश में नहीं लेता, सीधा पैसे हमारे अकाउंट्स में डेबिट कर देता है। तो इसी तरह से ऑनर का बिजनेस में कैपिटल अकाउंट होता है, और कैपिटल के ऊपर अगर बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो वो अलग से कैश में नहीं देगा, कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। और ऐसे अगर किसी पार्टनर ने या ऑनर ने बिजनेस से अगर ड्रॉइंग्स करी है और उसके ऊपर अगर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बिजनेस अलग से कैश में चार्ज नहीं करेगा, सीधा उसके कैपिटल से डेबिट कर देगा। तो देखिए, जैसे अगर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एट 10%, तो कैपिटल पे अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो दिस इज 1 लाख, 10 लाख का 10%।
और ये सीधा पैसे हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश नहीं होगा, बिजनेस जब भी इंटरेस्ट देगा सीधा पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, नरेशन बी इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ऐसे ही अगर पार्टनर ने या ऑनर ने बिजनेस से ड्राइंग करी है और उस ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करेंगे और उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो उसके लिए लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है और बिजनेस की इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग्स करने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री आपको पता है, अगर हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाया तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, अगर आपने फर्नीचर के ऊपर लगाया तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, और अगर बिल्डिंग पे लगाया तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। अब लेकिन अगर डेप्रिसिएशन की कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन मेंशन है तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द मशीनरी 10 लाख। मशीनरी हमारी 10 लाख की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। लेकिन कहता है डेप्रिसिएशन हमें जो चार्ज करना है वो 9 मंथ्स का करना है, ठीक है। तो 9 मंथ्स का अगर हमें चार्ज करना है तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसका चार्ज करेंगे। तो दिस इज 75,000। तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 75,000, क्योंकि जितने टाइम हमने मशीनरी को यूज किया है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं। अगर उसमें डेप्रिसिएशन कहता है मशीनरी 6 मंथ्स के लिए यूज किया है तो 6 मंथ्स का लगाते हैं 6/12। अगर कहता है 8 मंथ्स के लिए यूज किया तो 8/12। अगर हम कभी किसी एसेट्स को अगर एक्सचेंज करते हैं, अपनी पुरानी एसेट देके और एक नई एसेट को हम लेते हैं, तो इस एक्सचेंज में हमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है और हो सकता है कि जो नई एसेट हम ले और बदले में जो पुरानी एसेट हमने दी कुछ पैसे हमें और भी देने पड़ सकते हैं। तो देखिए एक्सचेंज ओल्ड मशीन ऑफ ₹280, हमारे पास एक ओल्ड मशीन थी 280 की, वो गई और एक नई मशीन हमारे पास आई है 5 लाख की। तो देखिए न्यू मशीन को हम डेबिट करेंगे, न्यू मशीन हमारे पास आई 5 लाख की और ओल्ड मशीन हमारे पास से जो गई है उसकी वैल्यू थी 2,80,000 और अब इसमें लिखा है ये हमने सजल से खरीदा है और जो ओल्ड मशीन की वैल्यू लगाई है वो 180 लगाई है। इसका मतलब आपने किसी से नई मशीन 5 लाख की खरीदी और जो पुरानी मशीन दी है उसकी वैल्यू हमने लगाई है उसकी 180। तो इसका मतलब हमें सज्जन को और कितने पैसे देने हैं, 3,20,000। दोबारा देखिए, ऑल्दो हमने मशीन 280 की दी है बट उसने वैल्यू उसकी 180 लगाई है, तो हमारी वैल्यू कितनी है वो फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी कितनी वैल्यू कंसीडर कर, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें 320 सज्जन को और देना पड़ेगा। सज्जन को कितना देना पड़ेगा, हमें 3,20,000। और आप सोचिए जरा, हमारे अकॉर्डिंगली कोई एसेट 280 की थी और जो सेलर है जो एक्सचेंज कर रहा है वो उसकी वैल्यू अगर 180 लगा रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 1 लाख से। दोबारा सुन लो, हमारे पास जो पुरानी मशीन थी 280 की, उसको वो 180 में टेक ओवर कर रहा है, तो हमें 1 लाख रुपीज का नुकसान हो गया। जो नई मशीन हमारे पास आई है वो 5 लाख रुपीज की आई है। न्यू एसेट अगर हमारे पास 5 लाख की आई है, पुराने वाले की एक्सचेंज वैल्यू से अगर 180 लगाई है तो 3,20,000 हमें और देना पड़ेगा। तो इसकी नरेशन बीइंग मशीनरी एक्सचेंज फॉर न्यू। अगर हमें कभी गुड्स का कोई ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर की हम कोई एंट्री पास नहीं करते। ऑर्डर के केस में अगर एडवांस मिलता है तो हम सिर्फ उस एडवांस की एंट्री पास करेंगे, और जब एक्चुअली हम गुड्स को डिलीवर करते हैं, जब गुड्स की सेल करते हैं, तब हम उसको एक्चुअली सेल रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे देखिए, रिसीव ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम माधव, हमें माधव से गुड्स का ऑर्डर मिला है, तो एज पर एप्रूवल कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमने अपनी कभी तक कोई सर्विसेज नहीं दी, तो हम इसको सेल कंसीडर नहीं करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, ना तो कोई पैसा आया है और ना हमने कोई गुड सप्लाई किया।
थर्ड पार्ट, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हार्दिक फॉर रुपीज 35,000 का ऑर्डर मिला है, अगेंस्ट इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और 15,000 रुपए का एडवांस मिला है। अभी भी हमने गुड सप्लाई नहीं किए, तो अब क्योंकि हार्दिक से पैसे मिल गए, कुछ एडवांस मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, एसेट बढ़ रही है, डेबिट टू एडवांस फ्रॉम हार्दिक। एक लायबिलिटीज अकाउंट हम ओपन कर देंगे, कितना एडवांस मिला हार्दिक से, 15,000। नरेशन बीइंग एडवांस रिसीव फ्रॉम हार्दिक अगेंस्ट द ऑर्डर। यहाँ पे अभी गुड्स की सप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट नहीं किया, और क्योंकि गुड्स सप्लाई नहीं किए, पैसे हमें मिल गए, तब तक ये पैसा हम लोगों के लिए एक लायबिलिटीज है। एंड फाइनली हार्दिक ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड, हार्दिक का ऑर्डर हमने फुलफिल कर दिया, तो हमारी यहाँ सेल्स हो जाएगी 35,000 की। अब हमें हार्दिक से 35,000 लेना है, 15,000 तो हार्दिक हमें पहले ही दे चुका है, तो जितने पहले पैसे आ चुके हैं उस लायबिलिटीज को हम कैंसिल करेंगे। एडवांस फ्रॉम हार्दिक डेबिट 15,000, और हार्दिक से अभी भी 20,000 रुपए हमें लेना है, और अगर वो कैश दे देता, कैश को डेबिट कर देते, चेक देता, चेक को डेबिट कर देते, बट हार्दिक ने अभी पैसे नहीं दिए, तो वो बाकी बैलेंस हमें हार्दिक से देना है, तो हार्दिक को हम 20,000 रुपए से अपना डेटर बनाएंगे। दोबारा सुन लो, हमें पहले 15,000 का एडवांस मिला था, फाइनली अपने हार्दिक को गुड्स की सप्लाई कर दी, तो अब वो 15,000 जो एडवांस मिला था हमें वो एडजस्ट करेंगे, बाकी 20,000 रुपए हार्दिक से लेने हैं। अगर वो कैश मिल जाता तो कैश को डेबिट कर देते, नहीं मिला तो हमने हार्दिक को अपना डेटर बना लिया। कई बार हम किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से अपने गुड्स को परचेज करते हैं, तो उसका कैरियज हमें पे करना होता है, तो कैरियज को अगर हम पे करते हैं तो करते हैं कैरियज टू कैश, बट हमने अभी तक उसका कैरियज ड्यू होके उस कंपनी के पैसे अभी देने हैं, हम अभी पैसे नहीं दे रहे, और उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर ₹10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कैरियज ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई। मुंबई से हमने गुड्स बाय किया था, उसके ऊपर हमें कैरियज पे करना है, वो हमारा अभी ड्यू चल रहा है, तो कैरियज हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, और ये हमें ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी को देना है, ये हमारी लायबिलिटीज है, उसको क्रेडिट करेंगे, तो अमाउंट इज 10,000। कैरियज को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है, ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट किया क्योंकि हमारी लायबिलिटीज है। उसके बाद पे टू ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी को हमने पेमेंट करके दिखा दी, तो लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, लायबिलिटीज हमारी कम होगी तो उसे क्या करेंगे, डेबिट, पैसा हमारा जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन बी, कैरियज पेड टू ईगल ट्रांसपोर्ट कंपनी। थैंक यू। कई बार जब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनसे पूरे पैसे नहीं मिल पाते, जिनको पैसे देने होते हैं उनको पूरे पैसे ईयर एंड में हम नहीं दे पाते, तो जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज ईयर के एंड में बचती है, उस सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब सारी की सारी एसेट्स को अगले साल के अकाउंट में कैरी करते हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज को कैरी करते हैं। जिस एंट्री में अगले साल सारी चीजों को शो करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री इज अ एंट्री विच इज पास्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को कैरी करके दिखाते हैं। तो आइए आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, जिसमें कहते हैं जनरलाइज द फॉलोइंग। आपको 1 अप्रैल को एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास एसेट्स होती है सबको डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो आपके पास कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज 2,40,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट and this is 1,40,000, मशीनरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, and this is 1 lakh, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, this is 60,000, और हमारे को दिया हुआ है क्रेडिटर्स, जितनी भी लायबिलिटीज है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट, दिस इज 1,80,000। ठीक है, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एसेट्स है और लायबिलिटीज है, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है दैट इज कैपिटल। तो हम यहाँ दिखाएंगे बैलेंसिंग अमाउंट इज कैपिटल।
तो इस पूरी एसेट्स के टोटल में से हम लायबिलिटीज के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल। तो दिस इज 3,60,000, ये हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल और दिस इज द कैपिटल। नरेशन बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। तो अब इस एंट्री के अंदर क्या होता है कि कई बार हम लोगों को एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है और कैपिटल भी गिवन है, स्टिल हमारी डेबिट साइड पे अगर कोई मिसिंग फिगर आती है तो ये जो डेबिट साइड में मिसिंग फिगर होती है इसको बोलते हैं गुडविल। और इसी तरह से अगर हमारे को सारी एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, कैपिटल गिवन है और क्रेडिट साइड में अगर कोई मिसिंग फिगर आती है दैट इज द कैपिटल रिजर्व। तो आपने देखा ओपनिंग एंट्री में हम प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को, एसेट लायबिलिटीज को कैरी करेंगे और अगर कोई मिसिंग फिगर आ रही है, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो इट इज कैपिटल, और अगर आपको एसेट्स भी है, कैपिटल भी है, लायबिलिटीज भी है और डेबिट साइड में मिसिंग फिगर आ रही है तो दैट इज गुडविल। और अगर हमारे को एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है और क्रेडिट साइड में कोई मिसिंग फिगर आ रही है तो दैट इज द कैपिटल रिजर्व। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हम आपस में डेटर्स से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जब हम किसी को गुड्स की सेल करते हैं वो पर्सन हमारा डेटर बन जाता है और डेटर्स हमें एश्योर करता है कि हम 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। बट हमें अपने डेटर्स पे भरोसा नहीं है कि 3 महीने के बाद भी वो हमें पेमेंट कर देगा। हम कहते हैं कि आप ये एश्योरेंस हमें लिख के दीजिए, तो उसके लिए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टर्म आती है। ऑल्दो 11th क्लास में पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस पढ़ने वाले हैं, आज इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले हमारी ओपनिंग एंट्री गिवन है, कैश हमारे पास गिवन है। तो जितनी भी ओपनिंग एंट्री में आपको पता है एसेट्स को डेबिट करते हैं, कैश डेबिट 24,000, बैंक हमारा डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, उसके बाद फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट दिस इज 14,000 और देय, अगर किसी के साथ डेबिट लिखा है तो इसका मतलब वो हमारा डेटर है और अगर रिया के साथ लिखा है डेबिट तो शी इज अवर डेटर 4,000। और लोन फ्रॉम कार्तिक, कार्तिक से आपने लोन लिया है तो लोन हमेशा एक लायबिलिटीज है, लोन फ्रॉम कार्तिक, कार्तिक से हमने लोन लिया हुआ 20,000 का। रौनक क्रेडिट, यानी कि रौनक हमारा क्रेडिटर्स रहा होगा, रौनक हमारा क्रेडिटर्स है 5,000 से। रचिता, इसका मतलब रचिता को भी हमने पैसे देने हैं, रचिता को हमने पैसे देने हैं 4,000 और बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल, ऑल्दो इस कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो दिस इज द कैपिटल 46,000। नरेशन being opening entry past। तो लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस इज कैपिटल और अगर हमारे को लायबिलिटीज कैपिटल भी गिवन है तो मिसिंग फिगर गुडविल, और अगर हमारे को एसेट लायबिलिटीज कैपिटल तीनों चीजें गिवन है तो मिसिंग फिगर हमारी क्या है, कैपिटल रिजर्व। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे एक बार। जैसे देखिए एग्जांपल, ए ने बी को गुड्स की सेल करी और बी कहता है कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो जब तक बी ए को पैसे नहीं दे देता बी ए का डेटर बन जाएगा और ए बी के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कहता है कि भाई हो सकता है 3 महीने के बाद भी तो बोले कि और 2 महीने के बाद आई हो, 15 दिन के बाद आई हो। A wants some return assurance, तो उसके लिए क्या होता है, एक पेपर के ऊपर लिखता है कि I have sold out goods worth this much amount and you will make a payment to your such and such date। तो इसके पास वो डॉक्यूमेंट्स लिख के बी के पास भेजता है, बी उस डॉक्यूमेंट के पास साइन करके वापस ए को दे देता है। अब ए के पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, अगर बी ने ड्यू डेट पे पैसे देने से मना किया तो ए कोर्ट पे जाके उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये पूरा चैप्टर आपकी बुक में आगे जाके आएगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट ए को डेटर से मिला इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल।
और क्या होगा कि 3 महीने का अगर ये डॉक्यूमेंट है तो ए 3 महीने के बाद बी के पास जाएगा, बी उस बिल को रख लेगा और पैसे ए को दे देगा, और यही डॉक्यूमेंट बी के लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्रेडिटर के लिए एक लायबिलिटीज है और हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि इस बिल के केस में हमें पेमेंट मिली है। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो अब इसके अंदर जैसे इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसे रिसीव बिल रिसीवेबल फ्रॉम देव। इस क्वेश्चन में हमें देव से 3000 रुपए लेने थे। देव हमारा डेटर था, तो डेटर से हमें बिल रिसीवेबल मिल गया, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव। ये समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटर है। हमें देव से पैसे लेने थे और देव को हम रिप्लेस करके किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल। नरेशन बीइंग वी आर रिसीव फ्रॉम देव। तो जैसे हमें किसी से पैसे लेने, वो हमें अगर बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि हमने किसी को पैसे देने थे और क्रेडिटर हमें कहते हैं कि आप हमें बिल एक्सेप्ट करके दीजिए। तो जैसे कहते हैं एक्सेप्टेड बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ रचिता। हमने रचिता को 4000 रुपए देने थे, रचिता को 4000 रुपए देने थे। रचिता को हम लिख के दे रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। तो इट्स चेंज इन लायबिलिटीज। तो दिस इज रचिता डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बहुत डिटेल में बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे जाके, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो रचिता को हमने पैसे देने थे कितने, 4000। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज होती है, दूसरी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो उसका एग्जांपल हमने किया था कि क्रेडिटर्स के फेवर में अगर हम बिल्स पेबल को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाते हैं, बिल्स पेबल हमारी एक लायबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए कि और उसके बाद हमने अगर उस बिल्स पेबल की अल्टीमेटली पेमेंट कर दी, तो उसमें कहता है ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। हमने अपने बिल्स पेबल की पेमेंट चेक से करी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमारी कम हो गई, उसे हम डेबिट करेंगे, और पेमेंट हमने चेक से करी है तो हमारा बैंक बैलेंस उससे कम हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो बिल रिसीवेबल है, हम ड्यू डेट पे जाके डेटर से उसके पैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहले पैसे की जरूरत है तो एक ऑप्शन ये है कि हम उसको बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, और बैंक क्योंकि पहले पैसे दे रहा है तो उतने टाइम के डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक हमसे लेता है। तो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो जब भी बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट और टू बीआर। तो बैंक हमेशा हमसे उतने टाइम के डिस्काउंटिंग चार्जेस देगा जितने टाइम पहले बैंक हमें पैसे दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में 2% का डिस्काउंट है 2/100, क्योंकि हम मंथ्स की ड्यूरेशन गिवन नहीं है और डिस्काउंटिंग चार्ज पर एनम मेंशन नहीं है, तो सीधा 2% निकाल देंगे, दैट इज 60 रुपीज। तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे 2940। अगर ये 2% पर एनम होता और कहता बिल 3 मंथ्स का है, तो हम इसका करते 3/12। 2% पर एनम होता, वो कहता है 4 मंथ्स का, तो क्या करते 4/12। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली 2/100। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि जब हमें डेटर से पैसे लेने हैं, हम उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं, वो साइन करके हमारे को दे देता है, तो ये हमारे लिए बिल रिसीवेबल बन जाता है। हम एंट्री पास करते हैं बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, और इसके ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे कैश टू बीआर, और अगर हमने इसको बैंक से डिस्काउंट करा दिया तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। इसी तरह से क्रेडिटर्स को अगर हमने पैसे देने हैं तो हम उसके टेबल में बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, और जब ड्यू डेट पर उस बिल्स की हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल टू कैश, और अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो बिल्स पेबल टू बैंक। जैसे हमने कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट ड्यू किया तो हमने एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ऐसे अगर हमने किसी से लोन लिया और लोन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं और वो इंटरेस्ट अगर कैश में दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने नहीं दिया, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन कार्तिक लोन। इस क्वेश्चन में हमने कार्तिक से लोन लिया था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है।
तो इंटरेस्ट हमारा एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये पैसे अभी तक गए नहीं है, पैसे दे रहे हैं, तो टू लोन अकाउंट। और कुछ लोग इंटरेस्ट और लोन आउटस्टैंडिंग में ले देते हैं, वो भी चलेगा। बीइंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन। एक बिल्डिंग का हमने इंश्योरेंस पे किया 3000 और 1/3 बिल्डिंग को प्रोप्राइटर ने अगर सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, तो जितना पार्ट हम उसके ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए देते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो 3000 में जो इंश्योरेंस हमने पे किया वो पूरी बिल्डिंग का है, लेकिन 1/3 बिल्डिंग प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, और पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस पे करता है वो ड्राइंग्स होता है। तो उसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, ये उस पार्ट के लिए होगा जो बिजनेस यूज कर रहा है दैट इज 2000, और जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है दैट इज ड्राइंग्स एंड टू कैश। अगर हम चेक से देंगे टू बैंक। इसी तरह से अगर एक बिल्डिंग का किराया देते हैं और किराया मान लो 3000 जाता है और 1/3 बिल्डिंग को प्रोप्राइटर अपने रेजिडेंस के लिए यूज करता है, तो 1/3 पार्ट ड्राइंग्स में जाएगा और बाकी का जो 2/3 पार्ट है वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा। इसी तरह से आजकल हम अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, अमेज़न के थ्रू करते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू करते हैं, बट पहले और आज भी वैसे हमारा जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है वो भी हमें गुड्स को डिलीवर करता है दैट इज कॉल्ड बीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट। तो अगर हमारे पास गुड्स बीपीपी के थ्रू आए हैं तो दैट इज द परचेजेस, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और हमने किसी पीओ को भेजा कि जाओ पोस्टल डिपार्टमेंट से, पोस्ट ऑफिस से उसकी कलेक्शन करके लाओ, और उसने कुछ कन्वेंस चार्जेस दिया, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो कन्वेंस चार्जेस डेबिट 50 रुपीज। और जब भी हमारे पास बीपीपी के गुड्स आएंगे तो हमें कैश पे करके तभी गुड्स हमें मिलेंगे, तो टू कैश अकाउंट। तो बीपीपी का मतलब सिंपली गुड्स परचेज थ्रू द पोस्ट, ये एंट्री यहाँ पर होगी। उसके बाद अगर हमने किसी पुराने न्यूज़पेपर की सेल करी, कोई पुराना स्क्रैप की हमने सेल करी, तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं और वो हमारी एक इनकम है। लेकिन अगर किसी पुराने फर्नीचर की सेल करते हैं तो पैसे हमारे पास आते हैं और वो हम इनकम नहीं लेके चलते, हम उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसे देखिए लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें कहते हैं कि हमने एक ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल करी है और हमने रिसीव 100 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 1000 फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। तो टोटल हमारे पास जो कैश आया वो हमारे पास कैश आया 1100 का, और जो फर्नीचर गया उससे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1000, और जो पुराने न्यूज़पेपर की सेल करी तो उसके लिए हम हर छोटी छोटी चीज के लिए अकाउंट ओपन नहीं करते, हर छोटी मोटी इनकम के लिए सन्ड्री रिसीट्स या मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो दैट इज अ सन्ड्री रिसीट्स अकाउंट, या इसके लिए हम मिसलेनियस रिसीट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो हर एक्सपेंस का अलग अकाउंट ओपन ना करके ड्यू टू मटेरियलिटी कंसेप्ट, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, हम एक सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमने अभी तक सीखा कि एक हमने ओपनिंग एंट्री सीखी, जो एंट्री हम ईयर के स्टार्टिंग में करते हैं, सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक अंदर हमने सीखी थी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या था, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट हमारे किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहे हैं या फिर क्रेडिट। इसी तरह से बच्चों एक होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ईयर एंड में जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। अब ये ट्रेडिंग और पीएनएल क्या होता है ये आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह से एक हमारी ट्रांसफर एंट्री होती है कि जिसमें हम एक अकाउंट्स को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज अ ट्रांसफर एंट्री। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जर्नल की डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करी। आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।